में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मध्य प्रदेश में आने वाले 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मध्य प्रदेश में बुलडोजर से फूलों की बारिश कर भव्य स्वागत हुआ। मध्य प्रदेश में सीएम धामी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर कई रोड शो किए, जिसमें एमपी की जनता हजारों की संख्या में पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम धामी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि महिला सशक्तिकरण हमेशा पीएम मोदी की प्राथमिकता में रहा है। इस महिला आरक्षण से हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित होगी। ऐतिहासिक दिन था जहां 140 करोड़ भारतवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ, सभा शुरू हुई। वहीं कल हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल के कारण से महिला आरक्षण संसद के अंदर पेश हो गया। निश्चित रूप से इस बिल के पेश होने से और इस बिल के आगे बढ़ने से देश के अंदर मातृशक्ति को उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता मिलेगी, उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये ऐतिहासिक है, भूतो न भविष्यति। पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज़ादी के बाद देश की, जिन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार कभी बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू किया, लखपति दीदी योजना प्रारंभ की। इसी प्रकार से इज्जत घर बनाने का काम शुरू हुआ, जनधन के खाते खोले और उज्ज्वला गैस योजना शुरू करी। तो मातृशक्ति का उत्थान उनकी हमेशा से प्राथमिकता में रहा है और ये काम भी जो है एक उसी दिशा में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए ये बिल संसद के अंदर लेकर आए। नई संसद के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। इससे पहले यह बिल मोदी कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है, तो वहीं इसको लेकर देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। साथ ही इस मामले में बयानों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज़ सुनी है, हमारी चिंता की है और बात हमेशा बोला है कि हम लोगों को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है, महिला को नेतृत्व देना है ताकि वो अपने विकास की बात कर सके और उस तरफ एक ये बहुत ही बड़ा कदम उठा है। कांग्रेस पार्टी की विधायक मदन सिंह बिष्ट ने बीटी इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब इस मामले में बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कि सार्वजनिक तौर पर जिन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मदन सिंह बिष्ट पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। मदन बिष्ट जी का आचरण है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उन्होंने गाली गलौज कर रहे हैं ऑडियो में, क्या आपकी तरफ से मांग होनी चाहिए इस चीज को लेके? देखिए, कल का जो कृत्य है कांग्रेस के विधायक द्वारा किया गया वो क्षमा योग्य नहीं है। किसी दल को गाली देना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के घर पर जाकर भय का वातावरण तैयार करना रात के समय, वो चाहते तो उस व्यक्ति को अपने घर बुला सकते थे, अपने ऑफिस बुला सकते थे। उन्होंने एक आरोप लगाया कि उसने मुझसे वार्ता नहीं की। उनके वार्ता का भी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में चल रहा है, बातचीत हुई। लेकिन किसी अधिकारी को इस प्रकार से भय के वातावरण में डालना, उसके परिवार के अंदर भय का वातावरण तैयार करना, पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को भय के वातावरण में धकेलना, ये कांग्रेस के कृत्य को दर्शाता है। इतना ही नहीं,
प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम सुना बोलना ये किसी भी स्तर पर वैधानिक दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं है। अच्छा होता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व उसको संज्ञान लेते और उनको कांग्रेस की सदस्यता से बाहर करते, लेकिन इतना नैतिक बल कांग्रेस के अंदर नहीं है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि इस विषय का संज्ञान लें और वैधानिक कार्रवाई जो इस संदर्भ में हो सकती है वो करनी चाहिए, सदस्यता तक जानी चाहिए, मेरी डिमांड है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र के नए कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी और जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग नगर निकायों में डेंगू की व्यवस्था को लेकर हाल जाना, तो वहीं बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों को डेंगू से निपटने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से डेंगू के मरीजों के लिए 100 नए बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में फॉगिंग की व्यवस्था जो है युद्ध स्तर पे की जाएगी और कोई भी अगर डेंगू का मरीज अगर पॉजिटिव होता है और उसकी क्रिटिकल स्थिति होती है या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आयुष्मान में उसका इलाज फ्री किया जाएगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज सबका निःशुल्क किया जाएगा और 100 बेड हम हरिद्वार जिले में डेंगू के लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसको जो है तुरंत बेड की जो है उपलब्धता हो सके। जहां डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं, साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों के साथ लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर बैठक भी की और इस बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ डेंगू की रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए। तो साथ ही डेंगू के मरीजों के लिए 100 नए बेड उपलब्ध कराने की बात भी इस बैठक में रखी गई। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, इस महामारी से बचाव के लिए लगातार प्रदेश में छिड़काव किया जा रहा है, वहीं पर फॉगिंग की जा रही है। नगर निगम भी काफी चुस्त नजर आ रहा है। मैं पीछे आप मेरे नगर निगम के देख रहे हैं, मैं नगर निगम में ही अभी खड़ा हूँ जहाँ पर लगातार फॉगिंग की बात चल रही थी। वहीं पर यदि फॉगिंग की बात की जाए तो फॉगिंग का सबसे उपयुक्त समय शाम में 3 बजे होता है। वहीं यदि बात की जाए प्रशासन के चुस्ती मुस्तैदी की तो प्रशासन यहाँ पर काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और वहीं इस मामले को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर आयुक्त मनोज गोयल के द्वारा यह एक कार्यवाही की गई कल, जिसमें भाजपा के नगर प्रदेश अध्यक्ष, महानगर प्रदेश अध्यक्ष के घर सिद्धार्थ अग्रवाल के घर पर डेंगू के कुछ लार्वा पाए गए, जिससे उनके घर पर 10,000 रुपए का चालान भी काटा गया। वहीं 2 स्कूलों के ऊपर भी 10,000 और 20,000 रुपए का चालान काटा गया। वहीं कुल 11 लोगों के घरों पर चालान काटा गया, जिसमें से चालान की राशि 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक की थी। तो लगातार स्वास्थ्य नगर निगम और नगर आयुक्त के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और डेंगू से निपटने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन डेंगू से निपटने के लिए सिर्फ बार बार मेरी बात हुई थी मेयर सुनील उनियाल गामा से, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डेंगू से निपटने के लिए सिर्फ राज्य सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, लोगों को भी इससे और सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि वो अपने आसपास पानी को जमने ना दिया जाए। वहीं यदि बात की जाए सड़क में गड्ढों की, जो गड्ढे में पानी जमा हो जाने के कारण डेंगू फैलते हैं,
तो इस गड्ढे में जो बात हो रही है, तो इस गड्ढे का भराव किया जा रहा है, जगह जगह गड्ढे को भरा जा रहा है। लेकिन यदि प्रशासन स्तर पर बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गड्ढे तभी पूरी तरीके से भरे जा सकते हैं जब बरसात का मौसम, बरसात का सीजन समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण से डेंगू के बढ़ते कुप्रभाव को देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा भी लगातार धरातली निरीक्षण पर उतर करके धरातल का निरीक्षण कर रहे हैं। यशराज, और ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ अस्पतालों में जो बेडों की व्यवस्था है उसको भी बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन अस्पतालों में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बताती है? जी बिल्कुल, मैं यदि अस्पतालों की बात की जाए तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अस्पताल में करीब 105 बेड डेंगू के मरीजों के बनाया गया दून अस्पताल में। वहीं कोरोनेशन में भी बेड बनाया गया है, करीब 90 के आसपास कोरोनेशन में बेड बनाया गया है। और यदि बात की जाए प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पतालों को भी दून में डेंगू वार्ड नाम से एक अलग से वार्ड बना दिया गया है, जिसमें करीब संख्या 60 से 70 की संख्या में मरीज वहां पर भर्ती हैं। हाँ, यह स्पष्ट बात करनी है कि अभी तक एक भी ऐसे अस्पताल नहीं मिल रहे हैं जहां पर डेंगू के वार्ड खाली पाए जाएं। यानी कि देहरादून के टोटल अस्पतालों में, लगभग अस्पतालों में डेंगू के मरीज काफी संख्या में भरे पड़े हैं और यहाँ तक कि डेंगू के मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में पिछले 34 दिनों से रेरा एक्ट के विरोध में किसानों और प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन जारी है। दरअसल हल्द्वानी में प्राधिकरण की ओर से रेरा एक्ट को प्रभावी किए जाने को लेकर हल्द्वानी शहर के आसपास के इलाकों के किसान और प्रॉपर्टी डीलर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष अचानक धरने पर बैठे और लोगों के बीच पहुंचे और उनकी बातें भी सुनी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और यदि कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पास जा करके उनकी जायज़ मांगों पर चर्चा करना हमारा कार्य है। इस निमित्त मैं आज अपने किसान के जो आंदोलनरत भाई हैं इनके साथ बैठा और इनसे चर्चा करी और निश्चित तौर पर इन समस्याओं का कैसे निराकरण हो, समस्याओं के साथ साथ एक कैसे अच्छे नियोजित विकास को हम जमीन पर ला सकें, धरातल पर ला सकें, जिससे कि जनता का फायदा हो, इस दिशा की ओर के हमने बात करी है। हमने कहा कि आप लिखित में विकास का एक मैप हमें बना करके दीजिए जिस पर हम शासन पर जाकर बातचीत करें और आपका प्रतिनिधिमंडल यदि कोई आता है तो हम सरकार से बातचीत आपकी कराने के लिए भी तत्पर रहते हैं। निश्चित तौर पर रोड की बजाय हमारी वार्ता ऊपर स्तर पर भी चलनी चाहिए जिससे कि समस्याओं का निराकरण हो सके। आज 34वां दिन हो गया इस आंदोलन को। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने वो आए, उन्होंने सुलझी हुई बात करी है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपके मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे। देखिए, हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करनी है और अपनी वही दो टूक बात करनी है कि जो ये रेड़ा की आड़ में जो ये कुछ अधिकारियों ने जो प्राधिकरण लगाया जिसमें कि पूरी तरीके से जो है हमारे बमोरी, हमारे मुखानी, हमारे रामपुर रोड, बरली रोड, लामा चौड़ तक के जितने भी जो किसान हैं वो खुद की अपनी भूमि को ना बेच सके, इस तरह जो प्रावधान है इसको हटना चाहिए। 2 महीने पहले की पूर्व की भांति की स्थिति को तत्काल हूबहू बहाल किया जाए, पहला मांग हमारी। दूसरी बात यह है जो टिन सिटी के बारे में ग्वालापार में जो हो रहा है, जो ये आनंदवर्धन का जो बयान है, इस बारे में स्पष्ट करें। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट सामने आया है। 13 में से 11 जिलों में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है, तो वही उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी है और ऐसे में हरिद्वार को छोड़कर बाकी लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने और तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी हुआ और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात की जाए प्रदेश के जिलों की तो लगभग हरिद्वार को छोड़ के सभी जिलों में बारिश की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो वहीं फर्जीवाड़े के लगातार सामने आ रहे मामलों में जहां जिलाधिकारी को आए दिन जमीनी फर्जीवाड़े से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस पर जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बाद सभी संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम जल्द ही भू माफियाओं पर लगाम कसने में भी कामयाब होंगे।
जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस का एक रोल हो जाता है, कब्जे का अलग रोल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें प्लॉटिंग या किसी स्पेसिफिक एरिया का मेंशन नहीं होता है। वो जो बंदोबस्त हुआ उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं वो चल रहे हैं। तो कब्जे के टाइम पे पटवारी को बोला जाता है कि वो जाके वहां पे देखे, लेकिन जब तक रिकॉर्ड्स में, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, तो हम रजिस्ट्री के बेसिस पे ही दिलाते हैं। तो वहां पे फिर थोड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि लैंड उतनी नहीं होती, तो फिर जो एप्लीकेंट है वो संतुष्ट नहीं होता, तो वो हम मौके पे ही जाके फिर इसका निपटारा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरी सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह को और ज्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते की निधि में से अभी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 30.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9.85 करोड़ रुपए खर्च होना बाकी है। कोविड-19 महामारी की दुश्वारियों से उबरने के बाद केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9.5 करोड़ रुपए की निधि जारी की है और ब्याज समेत ये धनराशि करीब 40 करोड़ 66 लाख रुपए तक हो गई है। लेकिन सांसद निधि खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में नैनीताल, उधम सिंह नगर के सांसद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। ब्याज समेत उन्हें जारी 7.04 करोड़ रुपए के सांसद निधि मिली, जिसमें से 98.67% खर्च हो चुका है। पोर्टल पर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल को जारी सांसद निधि ब्याज समेत 7.5 करोड़ में से 70.46% खर्च की गई। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने 9.50 करोड़ में से 80.60% खर्च किया, जबकि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को जारी खर्च की दर पोर्टल पर 61.68% रही। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की धीमी रफ्तार को लेकर अब बीजेपी भी उनके बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट की माने तो कुछ कामों में समय लगता है, कुछ विकास कार्यों के प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास लंबित हैं, जिसकी वजह से विकास कार्यों में निधि खर्च नहीं हो पाई। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एक आध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। वो काम भी हो जाएंगे और सभी चुनाव से पूर्व सभी सांसद अपनी सांसद निधि को खर्च करेंगे। सभी कार्य गुणवत्ता के हिसाब से हो रहे हैं, पारदर्शिता तरीके से हो रहे हैं और जनता की डिमांड पर हो रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा के नेता विकास के कामों में बजट को खर्च करने के बजाय अपने खास चहेतों को लाभ पहुंचाने में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की माने तो भाजपा के सांसद हो या विधायक, हर कोई बजट को खर्च करने में फिसड्डी साबित हुआ है। जो पैसा जनता जनार्दन का है, ऐसे में अगर ये निधि भाजपा सांसद खर्च नहीं कर पाए तो महज एक उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है। ये तो जनता के ऊपर भी सवाल बनता है। अब तो जनता को आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप साल दर साल चुन रहे हैं जो अपनी सांसद निधि या विधायक निधि ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका विकास का कोई रोड मैप का विजन उनके सामने नहीं है। बस आपने वोट दे दिया, सत्ता प्राप्त हो गई, उसके बाद विकास और जनता जाए भाड़ में, आपको दूध में से मक्खी की तरह वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये पैसा कोई किसी सांसद की या विधायक की बपौती नहीं था, ये जनता का पैसा था जो जनता के लिए उपयोग में लाना चाहिए था। लेकिन आज जब हम मुहाने पर खड़े हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद भी कुछ सांसदों ने जिस तरह से अपनी सांसद निधि को खर्च नहीं किया है, वो बताता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी दलों में सत्ता पक्ष भाजपा की चिंता का विषय यही है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है, उनका रिपोर्ट कार्ड ही संतोषजनक नहीं। भाजपा को डबल तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी
ताकि जनता को भरोसा दिलाया जा सके कि उनके जनप्रतिनिधि अन्य दलों से बेहतर हैं और उनके विकास कार्य के लिए काम करेंगे। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं सांसदों को कितनी सांसद निधि मिली और कितनी खर्च हुई। लोकसभा सदस्य अजय टमटा 9.5 करोड़ रुपए सांसद निधि जारी हुई, 9.39 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली और शेष 1.74 करोड़ रुपए। रमेश पोखरियाल निशंक को 7 करोड़ रुपए जारी हुए, जिसमें से 5.07 करोड़ स्वीकृति मिली और शेष 2.08 करोड़। तीरथ सिंह रावत जारी निधि 7 करोड़, स्वीकृति 4.36 करोड़, शेष 2.88 करोड़। माला राज्य लक्ष्मी शाह जारी निधि 9.5 करोड़ रुपए, स्वीकृति 6.47 करोड़ और शेष 3.12 करोड़। और सांसद अजय भट्ट को 7 करोड़ राशि जारी हुई, जिसमें से 7.04 करोड़ स्वीकृति और शेष 0.01 करोड़। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।